इंटेंसिटी ऑफ द वेव ऑफ द सुपरपोजिशन, जब कोई दो वेव सुपरपोज हो रही है तो उस समय उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर दोनों वेव कोहेरेंट सोर्स से प्रोड्यूस हो रही हैं, मतलब जिनका एम्पलीट्यूड क्या था, सेम था। आज हम लोगों को ये देखना है कि वो दोनों वेव जिनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो, अगर वो सुपरपोज करती हैं तो उस समय उसकी इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये हम लोग कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं कि पहली वेव का इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन y1 इक्वल टू a1 cos ओमेगा टी, एंड दूसरी वेव का इक्वेशन है y2 इक्वल टू a2 cos ओमेगा टी प्लस फाइव है। ठीक है, तो अगर ये दोनों वेव सुपरपोज करती हैं तो उस समय क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 के प्लेस पे आप लिख सकते हो a1 cos ओमेगा टी प्लस a2 cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ये a रह जाएगा a1 cos ओमेगा टी प्लस a2 इंटू, कल cos a प्लस बी की आइडेंटिटी अप्लाई किया था, यहाँ भी सेम आइडेंटिटी अप्लाई करने जा रहे हैं cos a प्लस बी की। तो ये हो जाएगा आपका cos ओमेगा टी cos ऑफ फाइव प्लस माइनस साइन ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ फाइव। ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा a1 cos ओमेगा टी प्लस a2 cos ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ फाइव माइनस a2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ फाइव। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसमें से देखो a1 cos ओमेगा टी और यहाँ पे a2 cos ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव, इन दोनों टर्म में cos ओमेगा टी कॉमन है तो cos ओमेगा टी को कॉमन कर देते हैं। यहाँ बच जाएगा a1 प्लस यहाँ क्या बचेगा a2 इंटू कॉस ऑफ फाइव माइनस, ये तो जैसा है वैसे रह जाएगा a2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ फाइव। देखो बेटा, इसमें a1 प्लस a2 कॉस फाइव ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है, और इसमें a2 साइन फाइव कांस्टेंट है। तो इसको कुछ दूसरा कंसीडर कर लें, लेट a1 प्लस a2 कॉस ऑफ फाइव इक्वल टू a इंटू कॉस ऑफ थीटा, कैपिटल ए मान लिया, और a इंटू कॉस थीटा ये फंक्शन हमने मान लिया कि इसको, ये ब्रैकेट में जो दे रखा है a1 प्लस a2 कॉस फाइव को, एंड इस वाले में a2 साइन फाइव को a2 साइन ऑफ फाइव इक्वल टू a साइन थीटा, ऐसा हमने कंसीडर कर लिया। ये हो जाएगा इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब अगर ये दोनों वैल्यूज अगर मैं इस इक्वेशन में रख देता हूं तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये वाली इक्वेशन, ये हो जाएगा a1 प्लस a2 कॉस फाइव के प्लेस पे a कॉस थीटा, ये हो जाएगा a कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ थीटा। देखो ये कॉस ओमेगा टी तो रहेगा ही रहेगा, इसके प्लेस पे आ गया a कॉस थीटा माइनस साइन ओमेगा टी तो रहेगा ही, a2 साइन फाइव की जगह पे क्या आ जाएगा a साइन थीटा, तो ये साइन ओमेगा टी इंटू में साइन ऑफ थीटा। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, a कॉमन दिख रहा है। ठीक है बेटा, ये कॉमन दिख रहा है तो ये कॉमन करते तो क्या मिलेगा, यहाँ पे कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस यहाँ से मिल जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू में साइन ऑफ थीटा। ये जो ब्रैकेट में कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू साइन थीटा दिख रहा है, ये एक आइडेंटिटी बन चुकी है ट्रिग्नोमेट्री की कॉस ए माइनस बी की, यानी कि कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा। जो आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई किया है यही आइडेंटिटी यहाँ पे उल्टी आ गई है। तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू
कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, या उस वेव का इक्वेशन है जो इन दोनों इक्वेशन के सुपरपोज करने से जो नई इक्वेशन बन रही है उस इक्वेशन का ये इक्वेशन आ गया। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये लिखा है। अब यहाँ पे कैपिटल ए और थीटा क्या है इसको पता करने के लिए थीटा तो रिमूव हो जाएगा। कैपिटल ए यानी जो एम्पलीट्यूड है वो हमें कैलकुलेट करना है कितना है। कैपिटल ए को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फिर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की हेल्प लेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के RHS को और LHS को स्क्वायर करके हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, कल भी हम लोगों ने सेम यही करा था, स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा। यहाँ से देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट को राइट में, लेयर को ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसका लेफ्ट लेंगे तो a1 प्लस a2 कॉस फाइव का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा a1 प्लस a2 कॉस ऑफ फाइव होल स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा दूसरा ये a2 साइन स्क्वायर फाइव, ये आपका हो जाएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। स्क्वायर क्या है तो उसकी स्क्वायर लग जाएगा। ये हमने दोनों इक्वेशन का स्क्वायर किया और ऐड कर दिया। लेफ्ट साइड से देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में ए स्क्वायर कॉमन है तो ए स्क्वायर को बाहर कर दिया, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर दिख रहा है बेटा आप लोगों को? ओके, ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ब्रेक कर दो बेटा, तो क्या बनेगा a1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 इंटू a2 इंटू कॉस ऑफ फाइव प्लस, और इसका हो जाएगा कितना a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ये तो ऑलरेडी है। लेफ्ट साइड में देखो बेटा, लेफ्ट साइड में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 इंटू ए स्क्वायर कितना बन जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर को ए रहने दो, a1 स्क्वायर प्लस देखो बेटा a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव और a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, इन दोनों में से a2 स्क्वायर को कॉमन कर दो तो यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 इंटू a2 कॉस ऑफ फाइव, ये ऐसा बच जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, देखो बेटा ये ब्रैकेट में फिर 1 बन गया तो a2 स्क्वायर इंटू 1 a2 स्क्वायर, और डायरेक्ट अब आ जाएगा क्या 2a1 a2 इंटू कॉस ऑफ फाइव, ये हमें मिल गया। तो ये स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, ये स्क्वायर मिल गया। अब यहां से एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा तो देयरफॉर एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू, इस इक्वेशन से इसका स्क्वायर हटाएंगे, ये रूट के अंदर कर दो तो ये आ जाएगा रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू में कॉस ऑफ फाइव। तो ये तो एम्पलीट्यूड हमने फाइंड कर लिया बेटा कि ये एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। अब हम लोगों को इंटेंसिटी चाहिए कि अगर ये दोनों वेव एक दूसरे को सुपरपोज करती हैं तो उस समय उसका इंटेंसिटी कितनी होगी। तो जानते हैं सिंस I इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर, और यहाँ पे I1 के प्लेस पे a1 का स्क्वायर हो जाएगा, a2 के प्लेस पे I2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से अगर रखे इसमें तो ए स्क्वायर की जगह पे I, यही होता है इंटेंसिटी का फार्मूला। तो I इक्वल टू इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा I1 प्लस इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा I2 प्लस
2 इंटू, देखो बेटा A1 A2 के प्लेस पे क्या आएगा, यहाँ से A1 इक्वल टू रूट अंडर I1, A2 इक्वल टू रूट अंडर I2, ये रूट अंडर I1 इंटू में I2 और इंटू में क्या आ गया कॉस ऑफ फाइव, ये इंटेंसिटी बन गया बेटा। ये रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी दिए गए दोनों वेव के इंटेंसिटी के फॉर्म में है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 इंटू में कॉस फाइव। ठीक है बेटा, क्लियर है, यही इंटेंसिटी है। क्लियर है ये राजदीप जयेश? ओके, चलिए अब हम लोगों को कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी, या इसको हम लोग उल्टा कह सकते हैं कि मैक्सिमम फॉर ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज। जो हमने ब्राइट और डार्क फ्रिंज कल हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें देखते हैं कि उसके लिए कंडीशन क्या होती है, कि ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की कंडीशन क्या है। तो उसमें इंटेंसिटी की हेल्प लेंगे। इस इंटेंसिटी को छोड़ करके अभी पहले हम उस वेव की इंटेंसिटी लेंगे जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, यानी कि जिसमें एम्पलीट्यूड A1 A2 की जगह पे A लिखा था। तो उसके लिए कौन सी कंडीशन होती है, रब कर रहा हूं बेटा। कंडीशन फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। तो ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, देखो बेटा, जब किसी सोर्स लाइट से किसी पॉइंट सोर्स से जब लाइट इमिट होती है तो उसमें एक बार वेव जब चलती है तो एक बार ऊपर जाती है जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, और जब नीचे आती है तो क्या बोलते हैं, उसको ट्रफ बोलते हैं। तो जब सेम डिस्टेंस पर जितने भी क्रस्ट होते हैं अगर उनको मिलाया जाए तो वह एक क्या बनाता है, एक ब्राइट फ्रिंज बनाता है। और जब डार्क वाले को जब उसमें ट्रफ वाले को मिलाया जाता है तो एक डार्क फ्रिंज बनती है। तो यहाँ पे वही चीज हम लोगों को देखनी है कि ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनने के क्या रीजन है। तो सबसे पहले इंटेंसिटी लिखें। इंटेंसिटी कल हम लोगों ने पढ़ा था, इंटेंसिटी I इक्वल टू होता है 4A स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 5/2। ये इंटेंसिटी कल हम लोगों ने पढ़ा था जब वेव जो है यहाँ से निकले किसी कोहेरेंट सोर्स से आती है। तो अब देखिए बेटा, मान लीजिए कि जैसे एक वेव है, यहाँ पे पहली वेव ऐसे चली और ये 0 डिग्री है, यहाँ पे पाई है, ये 2 पाई है और 3 पाई है, इस तरीके से बढ़ रही है। दूसरी वेव अगर हमें ब्राइट फ्रिंज चाहिए तो दूसरी वेव कहाँ से स्टार्ट होगी, जिस डायरेक्शन में ये स्टार्ट हो रही है, मतलब दोनों वेव का क्रस्ट एक साथ मिलना चाहिए, यानी दोनों सेम फेस में चलनी चाहिए। तो दूसरी वेव अगर मान लीजिए कि यहीं से चलती है तो ये कुछ ऐसे चलेगी
ये कुछ ऐसे चल सकती है। तो यहाँ देखो क्रस्ट क्रस्ट से ट्रफ ट्रफ से क्रस्ट क्रस्ट से मिल रहा है, तो ये क्रस्ट से क्रस्ट जब मिलेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो उस सिचुएशन में जो यहाँ पे फाई की वैल्यू है, फाई एंगल है, यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, ध्यान दो, फाई इक्वल टू ये देखो बेटा यहाँ पे 0 डिग्री है तो 0 डिग्री हो सकता है। या दूसरा क्या हो सकता है, जैसे मान लो कि वेव पहली वाली वेव तो यहीं से चलेगी, दूसरी वाली वेव यहाँ से न चल करके अगर वो यहाँ से स्टार्ट होती है ऐसे, लेकिन जिस डायरेक्शन में ये पहली वेव स्टार्ट हुई थी यानी कि ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ ही स्टार्ट होनी चाहिए। तो दूसरी वाली वेव अगर यहाँ से 2 पाई से स्टार्ट होती है तो ये भी ऊपर जाएगी, फिर क्रस्ट से क्रस्ट मिलेगा, फिर सब क्रस्ट से क्रस्ट मिलता जाएगा। ये भी हो सकता है कि दूसरी वाली वेव, इसको और थोड़ा सा बड़ा कर दे तो समझ में आएगा। ये मान लीजिए कि 4 पाई है, तो यहां से दूसरी वाली जो वेव है, देखो बेटा, या तो पहली वेव तो मान लीजिए कि 0 से स्टार्ट हुई है, दूसरी वेव 0 से भी स्टार्ट हो सकती है, 2 पाई से स्टार्ट होगी तो भी सेम फेस में चलेगी, या 4 पाई से स्टार्ट होगी तो भी सेम फेस में चलेगी। तो ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, यानी कि 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई कहीं से स्टार्ट हो सकती है। तो यहाँ पे जो फाई होगा वह 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, या 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, 6 पाई हो सकता है, डैश डैश। अगर इसको मैं जनरल फॉर्म में बोल दूं तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई हो सकता है, सॉरी 2n पाई हो सकता है, जहां पे वेयर n इक्वल टू 0, 1, 2 अंश 1। आप रख कर देखो, इसमें 0 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, 1 रखोगे तो ये मिल जाएगा, 2 रखोगे तो ये मिल जाएगा। तो इसका फाई इक्वल टू 2n पाई हो सकता है। यहां से पहली वेव 0 से तो दूसरी वेव या तो 0 से स्टार्ट हो, 2 पाई से स्टार्ट हो, या 4 पाई से, या 6 पाई कहीं से। तो इसका पाथ डिफरेंस कितना होगा बेटा, पाथ डिफरेंस को मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इक्वल टू, अगर दोनों वेव 0 से स्टार्ट होती है तब तो कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम पाथ से स्टार्ट हुए तो 0 हो जाएगा। अगर पहली वेव 0 से, दूसरी वेव 2 पाई से स्टार्ट होती है तो यहां से लेके यहां तक ये पाथ डिफरेंस कहलाएगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेम्डा। तो लेम्डा हो सकता है। अगर पहली वेव 0 से या दूसरी वेव 4 पाई से स्टार्ट होती है तो फिर यहां से यहां तक एक और लेम्डा आ जाएगा, तो इसका मतलब कि लेम्डा प्लस लेम्डा 2 लेम्डा हो सकता है, तो 2 लेम्डा, फिर इसके बाद से 4 लेम्डा हो सकता है। इस तरह से ये चलता जाएगा। अगर इसका जनरल फॉर्म देखें तो ये n लेम्डा होगा। जनरल फॉर्म क्या होगा, n लेम्डा, जहां पे n इक्वल टू क्या होगा, 0, 1, 2 अंश 1। तो इस तरह से हमने देख लिया कि यदि ब्राइट फ्रिंज बननी हो तो ब्राइट फ्रिंज के लिए एक कंडीशन है कि यहाँ पे जो फाई है, मतलब एंगल है, वो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई होना चाहिए, और उनका पाथ डिफरेंस जो है 0 लेम्डा, 2 लेम्डा, 4 लेम्डा होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि जहां जहां ब्राइट फ्रिंज बनती है उस ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी कितनी होती है। तो इंटेंसिटी हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, सिंस I इक्वल टू 4a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, यहां से फाई के प्लेस पे 2n पाई लिख दो बेटा, तो 4a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 1/2 इंटू फाई की जगह पे 2n पाई, ये 2 तो ये 5/2 है, वो है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर n पाई, ये ऐसा आ गया। अब आपने उसका डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा था यंग्स का, उसमें देखा था कि सबसे पहले ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट, फिर B1, B2, B3, नीचे भी B1, B2, B3, यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स पे हमें क्या मिल रहे थे, ब्राइट फ्रिंजेस मिली थी। तुम सबकी इंटेंसिटी देखना बेटा, यहाँ बराबर आएगी। अगर मैं n इक्वल टू 1 लेता हूँ, सॉरी n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 पे क्या मिलेगा, देखो n इक्वल टू 0 पे I इक्वल टू, देखो बेटा n की जगह पे 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू होती है 1,
तो ये हो गया 4a²। फिर n इक्वल टू यदि 1 लेते हैं तब क्या मिलेगा, i इक्वल टू n इक्वल टू 1 लिया तो cos² पाई की वैल्यू क्या होती है, cos पाई की वैल्यू क्या होती है, बोलो बेटा। -1, बाहर स्क्वायर लगा है तो -1 का स्क्वायर, ये भी कितना हो गया 4a²। अगर 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, कुछ भी रखेंगे, हमेशा आपको 4a² मिलेगा। मतलब उस पे जितने भी B0, B1, B2, B3 नीचे ऊपर जहां जितने भी ब्राइट फ्रिंजेज मिली थी, हर फ्रिंज की जो इंटेंसिटी होगी क्या होगी, 4a² के बराबर होगी। ठीक है बेटा, ये नहीं कि कहीं पे ज्यादा लाइट दिखेगी कहीं पे कम दिखेगी, ऐसा नहीं होगा। हर जगह लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, सेम रहेगी। तो आप इसको लिख सकते हो 10 एट ऑल पॉइंट्स इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वल, और वो किसके बराबर होगा, तो 4a² के बराबर होगा। हर पॉइंट पर जहां जहां पे ब्राइट फ्रिंज बनी हुई है, हर ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी किसके बराबर होगी, 4a² के इक्वल होगी। ठीक है बेटा, दिस इज द कंडीशन फॉर द ब्राइट फ्रिंजेस। अब हम लोगों को सेम ऐसे ही डार्क फ्रिंज के लिए बात करनी है कि डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी कितनी होगी। रफ कर दो बेटा, कुछ पूछना है इसमें। कोई डाउट है बेटा इसमें? इसमें ये देखना है कि जब क्रस्ट से क्रस्ट मिलता है तो ब्राइट फ्रिंज मिलती है। पहली वेव फ्रिंज को यदि मैं पहले वेव अगर 0 से स्टार्ट होती है तो 0 से इस तरीके से स्टार्ट होकर आगे बढ़ेगी। दूसरी वेव सेम केस में चले, इसके लिए दूसरी वेव या तो 0 से स्टार्ट होगी, या तो 2 पाई से स्टार्ट होगी, या तो 3 पाई से 4 पाई से स्टार्ट होगी, या तो 6 पाई से स्टार्ट होगी। अब आप कह सकते हो कि अगर पाई से स्टार्ट होती है तो भी सेम केस में, नहीं, ये नहीं होगा। यदि पहली वेव स्टार्ट होते समय अपर डायरेक्शन में गई है, पॉजिटिव डायरेक्शन में गई है, तो दूसरी भी वेव को पॉजिटिव डायरेक्शन में ही स्टार्ट होना है। समझ आ गया? तो दूसरी वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में कहां कहां से स्टार्ट हो सकती है, 0 से, 2 पाई से, 4 पाई से या 6 पाई से। इसलिए ये फाई की वैल्यू ये हमने लिया। और पाथ डिफरेंस अगर 0 से दोनों स्टार्ट होगी तब तो 0 हो जाएगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक 0 और दूसरी 2 पाई से तो ये लेमडा हो जाएगा, एक 0 और दूसरी 4 पाई से तो 2 लेमडा हो जाएगा। इसलिए पाथ डिफरेंस हमने लिया है। इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला लिया, फाई की वैल्यू ये जनरल फॉर्म रख दिया, उसमें बारी बारी से n इक्वल टू 0, 1, 2 रख करके देख रहे हैं कि अलग अलग पॉइंट्स पे कौन कैसा ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। तो ये इंटेंसिटी निकल के आ रही है कि हर पॉइंट पर इंटेंसिटी जो है 4a² के इक्वल है। ठीक है, ओके बेटा। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं, कंडीशन फॉर। अच्छा, ये किसके लिए है, ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं फॉर ब्राइट फ्रिंज, ये ब्राइट फ्रिंज के लिए था। ठीक है, अभी तक जितना भी हमने करा है ये सब ब्राइट फ्रिंज के लिए था। अब हम लोगों को डार्क फ्रिंज के लिए देखना है। तो डार्क फ्रिंज के लिए क्या होगा, इंटेंसिटी यही रहेगी, सिर्फ फाई और पाथ डिफरेंस चेंज होंगे। तो फाई और पाथ डिफरेंस चेंज होके क्या बनेगा वो देखते हैं। फाई और पाथ डिफरेंस में चेंज कैसा होगा और कितना होगा ये देखें तो हमें डार्क फ्रिंजेज मिलेगी।
और डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी कितनी होगी। देखो बेटा, जैसे मान लो कि ये वेव है, डार्क फ्रिंज कब बनता है, जब एक वेव का क्रस्ट और दूसरे का ट्रफ मिलता है तो डार्क फ्रिंज बनता है। तो जैसे मान लीजिए पहली वेव जीरो से स्टार्ट होकर के इस तरह से आगे बढ़ती जा रही है, ये जीरो है, पाई है, यहाँ पे 2 पाई है, ये मान लीजिए कि 3 पाई है, ये 4 पाई है। इस तरह से दूसरी जब डार्क फ्रिंज बनेगी तो दूसरी वेव कैसे स्टार्ट हो सकती है हम लोगों को देखना है। तो देखिए बेटा, दूसरी वेव अगर मान लीजिए कि ट्रफ से ट्रफ यहां से अगर स्टार्ट हो तो पहली वेव, देखो बेटा, पहली वेव अगर अपवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट हुई है तो दूसरी वेव भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही स्टार्ट होनी चाहिए। दूसरी वेव अपवर्ड डायरेक्शन में ही स्टार्ट होनी चाहिए और पहली वेव का क्रस्ट और दूसरे का ट्रफ, यानी एक का क्रस्ट और एक का ट्रफ मिलना चाहिए। तो दूसरी वेव कहाँ से स्टार्ट होगी, इसके, तो देखो बेटा, दूसरी वेव अगर यहाँ से स्टार्ट होती है तो वो तो नीचे आएगी क्योंकि यहाँ पे डार्क फ्रिंज चाहिए। लेकिन अगर यहाँ से स्टार्ट हो, जैसे मान लो कि अगर यहाँ से स्टार्ट होती है तो ये ऐसे आएगा, तो इसका क्रस्ट और इसका ट्रफ, यानी कि यहाँ डार्क फ्रिंज मिलेगी। फिर यहाँ से स्टार्ट होकर के आगे बढ़ जाए तो हमें क्या मिल सकता है, डार्क फ्रिंज मिल सकती है। या फिर यहाँ से स्टार्ट होकर के मिल जाए तो ऊपर देखो, जिस डायरेक्शन में पहली स्टार्ट हुई है उसी डायरेक्शन में स्टार्ट होनी चाहिए। तो स्टार्ट फिर यहाँ से हो सकती है, यानी कि पाई से स्टार्ट हो सकती है, या तो फिर 3 पाई से स्टार्ट हो सकती है, या तो आगे जाए तो 5 पाई से स्टार्ट हो सकती है। देखो ध्यान से, देखो यहाँ से ये ऐसे मिलेगा, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट सेम डायरेक्शन में होना है, जिस डायरेक्शन में पहली स्टार्ट हुई है उसी डायरेक्शन में दूसरी को भी स्टार्ट होना है, लेकिन क्रस्ट से क्रस्ट मिलना चाहिए। तो दूसरी जब यहाँ से स्टार्ट होगी तो क्रस्ट से क्रस्ट मिलेगा, दूसरी जब यहाँ से स्टार्ट होगी तो क्रस्ट से क्रस्ट मिलेगा। तो इसके लिए जो पाई होगा वो पाई हो सकता है, या 3 पाई हो सकता है, या 5 पाई हो सकता है, इस तरीके से मिलेगा। तो इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो क्या बन जाएगा, 2n+1 इंटू पाई, वेयर n इक्वल टू 0, 1, 2 इट्सेट्रा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे इनका पार्ट डिफरेंस कितना होगा। तो पहली अगर यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक लेमडा होता है तो ये λ/2 हो जाएगा। अगर फिर यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक लेमडा और ये λ/2 यानी कि 3λ/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, लेमडा, 3λ/2, 5λ/2, और इस तरीके से अगर इसको जनरल फॉर्म हम दें तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 2n+1 इंटू λ/2, जहां पे n इक्वल टू क्या मिलेगा, 0, 1, 2 and so on। तो डिस्ट्रक्टिव पहले वाले क्या था, कंस्ट्रक्टिव जिसको ब्राइट फ्रिंज बोल रहे थे, अभी क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव जिसको हम लोग डार्क फ्रिंज बोल रहे हैं। तो इसके लिए ये 5 मिला और ये पार्ट डिफरेंस मिला। इंटेंसिटी कैलकुलेट करके देखें कि जहां जहां पे डार्क फ्रिंज है वहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इंटेंसिटी देखिए, सिंस I इक्वल टू 4a² इंटू cos² 5/2, इसमें 5 के प्लेस पे बेटा 2n+1 इंटू पाई रख दो, तो ये हो जाएगा 4a² इंटू cos² 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। ये कितना हो गया, 2n+1 इंटू पाई, कुल मिला के 4a² इंटू cos² 2n+1 इंटू में π/2, ये मिल जाएगा, ठीक है। अब n इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 0 के लिए देखो बेटा क्या मिलेगा, I इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 4a² इंटू cos² इंटू 2 इंटू 0+1 इंटू में π/2, यानी कि 4a² इंटू, ये तो 0 हो गया, सीधे सीधे हो गया cos² π/2, cos π/2 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0, यानी कि पूरा क्या हो गया, ये 0 हो गया। इसी तरह से यदि n इक्वल टू 1 देखें
तो आई इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ पे 1 रख दें तो 2 + 1 3, 3π/2 हो गया, 3π/2 इक्वल टू 4a स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस π/2 और होल स्क्वायर यहाँ पे बाहर कर दिया। अब ये क्या मिल गया है 4a स्क्वायर इंटू कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस कॉस π/2 का होल स्क्वायर। कॉस π/2 की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरी टर्म फिर 0 होगी यानी 0। तो देखो हर पॉइंट के लिए जो डार्क फ्रिंज है उसकी इंटेंसिटी 0 है, इसलिए डार्क आ रही है, वहां पे कोई भी लाइट नहीं हमें दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर at all points of ऐसे नहीं बेटा, therefore intensity of dark fringes at all points are equal, और यह किसके बराबर होगा बेटा तो 0 के बराबर होगा। मतलब वहां पे हर पॉइंट पे जहां जहां हमें डार्क फ्रिंज मिले हैं हर पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी वह 0 के बराबर होगी, और इसीलिए वहां पे क्या मिलेगा हमें डार्क मिलेगा। ठीक है बेटा।